अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अपनी बात को उन्होंने बड़े तरीके से समझाया। उन्होंने कहा इट स्टेट दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अटैक्ट एवरी बॉडी विद a force which is directly proportional to the product of their masses m1 is masses and is inversely proportional to the square of the distance। तो उन्होंने लेटेस्ट कंसीडर टू बॉडी के बारे में बताया। तो m प्रोपोर्शनल ये m भी हो जाएगा m1 m2 और ये इनवर्सली स्क्वायर के साथ इसको हमने इंक्लूड कर दिया। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गया वो g m a m b अपॉन r स्क्वायर कह सकते हो, या आप इसे f इक्वल टू ये भी कह सकते हो f इक्वल टू g और ये m1 m2 अपॉन ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब इस फॉर्मूले को जनरेट करने के बाद अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में ले गए। तो देखो ये हमारे पास दो प्लेन है xy, ये xy प्लेन में ये दो कंपोनेंट पर इसको ले गए, एक r1 और एक r2, एक r1 और एक r2 पर ले गए। अब r1 r2 पर इसको ले गए। तो देखो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है मास m1 m2 के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया तो 1 के लिए हमारे पास आ गया g m1 m2 अपॉन r12 का स्क्वायर r12। तो ये वैल्यू हमारे पास यूनिट वेक्टर को ब्रेक करने के बाद आई g m1 m2 r2 माइनस के r1 का ब्रैकेट और r2 माइनस r1 की मॉड की क्यूब। अच्छा 2 से 1 की ओर हम गए तो ये f21 इक्वल टू आ गया g m1 m2 अपॉन r21 का मॉड का स्क्वायर r21। तो ये हम इसको कैलकुलेट किया तो g m1 m2 और ये r1 माइनस के r2 और ये r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर r1 माइनस r2 का मॉड। ये हमारे पास आ गया g m1 m2 r1 माइनस r2 अपॉन r1 माइनस r2 की पावर क्यूब। ये डिफाइन हुआ g m1 m2 r1 माइनस r2 की क्यूब के साथ। तो f21 इक्वल टू आ गया g m1 m2 r2 माइनस r1 का मॉड और r2 माइनस r1 की मॉड की पावर। अब ये दोनों हमने देखा तो दोनों कब पे बराबर हो गए, f12 इक्वल टू आ गया माइनस के f21 के साथ और इसको हमने टोटल किया तो ये बैलेंस फोर्स पर था। इस पर ये बैलेंस फोर्स पर था। तो इसका मतलब है कि न्यूटन के थर्ड लॉ को डिफाइन करते हैं और न्यूटन का थर्ड लॉ इस बात को डिफाइन कराता है कि हम किसी भी बॉडी को अगर ले जाते हैं, अब इसी को हम x और y कंपोनेंट में ले जाए तो हम इसी को यहाँ लेके चल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ना ये आपकी कितनी हो जाएगी पता है m12 इक्वल टू g और ये m1